स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महामारी और उसका प्रबंधन। पहले भारत और विश्व के संदर्भ में है और उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में है। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये नया टॉपिक ऐड किया गया था। जिस दिन दूसरी बार सिलेबस जो चेंज हुआ था उसमें करंट अफेयर्स में ये नया टॉपिक ऐड किया गया था। तो जो भी ज़रूरी बातें हैं पिछले 2-3 साल की कोरोना की, वो सारी मैंने इसमें शामिल कर ली हैं। सबसे पहले है कोविड-19 का पूरा नाम क्या है। कोविड का को का मतलब हो गया कोरोना, और वीआई का मतलब हो गया वायरस, और डी का मतलब हो गया डिजीज़। 2019 में दिसंबर में ये बीमारी सामने आई थी चीन में, इसलिए 19 लगाया गया है इसके आगे। तो ये होगी कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। कोविड-19 का कारण एक वायरस है। ये बीमारी की एक वायरस के कारण होती है जिसका नाम है SARS-CoV-2। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सार्स की फुल फॉर्म क्या है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आरएनए प्रकार का एक वायरस है। एक होता है डीएनए प्रकार का वायरस, एक आरएनए प्रकार का वायरस। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए आरएनए शब्द का इस्तेमाल होता है, और इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले अंग हैं फेफड़े। जैसा कि आपने देखा भी होगा, कोविड-19 के दौरान फेफड़ों की समस्या लोगों के सामने आई थी। कोविड-19 के टेस्ट के लिए आपने एक नाम जरूर सुना होगा, RT-PCR टेस्ट। तो इसका पूरा नाम याद कर लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिससे नाक या गले से स्वाब का नमूना लेकर, आपने देखा भी होगा किस प्रकार से नाक में वो एक डंडी सी डाल के और उसके आगे रुई सी लपेटी हुई होती है, उससे किस प्रकार से सैंपल लिए जाते थे। तो इससे वायरस के आरएनए की जांच की जाती है। इसके अलावा और कौन से टेस्ट होते हैं? एंटीजन टेस्ट। इसमें आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट का नाम सुना होगा, अखबार में काफ़ी बार आया था। इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिसमें आपने बड़े स्तर पर भी देखा था कि भारत और विश्व में इस प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट होते थे कि लोगों के अंदर कोरोना की एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं कि नहीं बन चुके हैं। इसके अलावा एक नया टेस्ट आया था, ट्रूनेट टेस्ट। तो ये कोरोना के टेस्ट हैं, आपको याद रखने हैं। इस वायरस का पहला केस सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पाया गया था। तो चीन का वुहान शहर, और कब शुरू हुआ वायरस? दिसंबर 2019 में पता लगा है। अब WHO ने कब कब किस प्रकार से इसको महामारी घोषित किया है? 30 जनवरी 2020 तारीख आपको याद करनी है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ये आपातकालीन स्थिति WHO के द्वारा घोषित की गई, महामारी नहीं। 11 मार्च 2020 को इसे पेंडेमिक यानी महामारी घोषित किया है WHO ने। उससे पहले ही 30 जनवरी को जब WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसे घोषित किया था, तो उसी दिन भारत में कोरोना का पहला केस सामने आया था, जब एक मेडिकल की छात्रा वुहान से केरल लौटी थी। तो पहला केस केरल में, और वो छात्रा वुहान से आई थी 30 जनवरी को। ये याद रखें, 30 जनवरी और 11 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ये सभी। 12 मार्च को कोरोना में भारत से पहली मृत्यु कर्नाटक में हुई थी। 13 मार्च 2020 को मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम में भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया था। ये क्यों किया गया था? क्योंकि बड़े स्तर पर इसकी कालाबाजारी होने लगी थी, स्टॉक किए जाने लगे थे, मास्क और सैनिटाइजर के दाम बढ़ने लगे थे। तो इसलिए इसको आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम में भारत सरकार द्वारा 13 मार्च को शामिल किया गया था। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू घोषित किया, जब आपने देखा होगा सुबह 7 से 9 बजे तक पूरा बंद कर दिया गया था। और उसके बाद में 2 दिन बाद यानी 25 मार्च को भारत में लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो पहले तो लॉकडाउन के लिए कहा गया था कि 14 अप्रैल तक होगा, लेकिन उसके बाद में उसको 3 बार और बढ़ाया गया। तो इस प्रकार पहले हम बात करें तो कुल 68 दिन तक लॉकडाउन चला था। राजस्थान की आप बात करेंगे तो राजस्थान में इससे पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया था, और उसके बारे में अभी हम राजस्थान की जो PDF है उसमें पढ़ेंगे। तो भारत में 22 मार्च को तो जनता कर्फ्यू घोषित किया गया, और 25 मार्च से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ, और ये लॉकडाउन आगे बढ़ाते बढ़ाते कुल 68 दिन तक चला, और 1 जून से अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको अनलॉक 1.0, अनलॉक 2.0, अनलॉक 3.0 इस प्रकार से छूट दी गई। तो 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1.0 था। भारत में महामारी अधिनियम 1897 का बना हुआ है, जब बम्बई वगैरह में जो ब्यूबोनिक प्लेग वगैरह फैली थी उस समय के दौरान, अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। लेकिन इस कोरोना के दौरान महामारी एक्ट में संशोधन किया गया। तो 23 अप्रैल 2020 को महामारी रोग संशोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 21 सितंबर, क्योंकि तब कोई सत्र तो चल नहीं रहा था संसद का, तो जब संसद का सत्र सितंबर में आयोजित हुआ तो महामारी रोग संशोधन विधेयक संसद में पारित हो गया। उससे पहले अध्यादेश लाया गया था इसके संबंध में। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा।
कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान, इंपॉर्टेंट है ये भी। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। देखिए इसमें अंतर है, लॉकडाउन लगाने वाला राजस्थान है, पूरी तरह कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब है। कोरोना वायरस से संक्रमित विश्व के पहले प्रधानमंत्री, वैसे कोई सामान्य तौर पर ये चर्चित ज्यादा रहे तो इसलिए इनका नाम आता है बोरिस जॉनसन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री संक्रमित हो गए थे। कोविड वैक्सीन को मान्यता देने वाला पहला देश ब्रिटेन था। और कौन सी वैक्सीन को इसने मान्यता दी? फाइजर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है, और उसके अलावा बायोएनटेक जर्मनी की एक कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, और इस वैक्सीन को फाइजर के नाम से ही जाना जाता है। तो 2 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम, हालांकि मामूली सा अंतर है लेकिन यहाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ब्रिटेन के द्वारा फाइजर वैक्सीन को 2 दिसंबर 2020 को विश्व में पहली बार मान्यता दी गई। वैक्सीन जब भी आपने देखा भी होगा कि पहले चरण के ट्रायल हो चुके हैं, तो 3 चरणों के ट्रायल होते थे वैक्सीन के, अब भी होते हैं। और WHO के द्वारा भी फाइजर वैक्सीन को ही सबसे पहले 31 दिसंबर 2020 को मान्यता दी गई थी। तो 2 दिसंबर 2020 को पहली वैक्सीन फाइजर को ब्रिटेन ने मान्यता दी, और WHO ने 31 दिसंबर को, उसी महीने की अंतिम तारीख को। कोविड-19 के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश जापान और इथोपिया, लगभग सेम डे ही थे, और मतलब घंटों का अंतर हो सकता है, तो इसलिए जापान और इथोपिया दोनों का नाम सामने आता है। कोविड वैक्सीन बनाने का दावा करने वाला पहला देश रूस। सबसे पहले रूस ने घोषणा की कि उसने कोविड वैक्सीन बना ली है स्पुतनिक 5 के नाम से, और बाद में तो भारत में तीसरी वैक्सीन के रूप में उसको मान्यता भी मिली थी। जानवरों के लिए कोई वैक्सीन बनाने वाला पहला देश रूस, जानवरों के लिए भी पहली वैक्सीन रूस ने ही बनाई। WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत फ्री वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश घाना, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, खासतौर से अफ्रीका वर्ल्ड जिसको कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारा ऐसे देश हैं जिनके पास, क्योंकि सारे दुनिया में वैक्सीन प्राप्त करने के लिए जो अमीर देश हैं उन्होंने पहले से एडवांस बुकिंग कर ली थी, तो जो अफ्रीका वगैरह के देश हैं वहाँ तक वैक्सीन पहुँच नहीं पा रही थी, तो और या उनके पास खरीदने की क्षमता नहीं है, गरीब देश हैं ज़्यादातर। तो WHO के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया, कोवैक्स प्रोग्राम, तो उसके तहत फ्री वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश था घाना। पूरी वयस्क आबादी का पूर्णतः टीकाकरण करने वाला पहला देश जिब्राल्टर, जिसने अपने एडल्ट्स को सबसे पहले पूरी तरह 100% टीका लगा दिया। 2 से 12 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत करने वाला पहला देश क्यूबा। क्यूबा ने बच्चों के लिए वैक्सीन सबसे पहले 6 सितंबर 2021 को शुरू कर दी थी। 1 बिलियन यानी 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला पहला देश चीन, और दूसरा देश भारत, जिन्होंने सबसे पहले 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई। और बहुत सारी दुनिया में तो 100 करोड़ लोग ही नहीं हैं, तो उनका तो मतलब ही नहीं बनता पहुंचने का तो इसलिए आप संभावना भी देख सकते हैं कि चीन और भारत की बनेगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भारत में सबसे पहले मंजूरी दी गई। सबसे पहली वैक्सीन और पहले नंबर भारत में एक साथ ही दी गई थी इनको स्वीकृति, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये किस किस के द्वारा बनाई जाती हैं? कोविशील्ड का निर्माण ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनेका कंपनी द्वारा किया गया था। किसका रिसर्च था ये? ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनेका कंपनी के द्वारा। इनका एक सहयोगी पार्टनर है इनका सीरम इंस्टीट्यूट, जिसका भारत के पुणे में बहुत बड़ा उनका कारखाना आप मान सकते हैं, इस प्रकार का उनकी लेबोरेटरीज है जहां पर इन्होंने, और जो एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन है कोविशील्ड, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में ही किया था। तो सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पुणे में। और इसके CEO हैं आधार पूनावाला, जिनको सुरक्षा भी दी गई थी सरकार की ओर से, और बाद में ये चर्चा में रहे जब ये लंदन में इन्होंने घर खरीदा एक बड़ा सा और वहाँ चले गए थे। तो सीरम इंस्टीट्यूट इनका एक अहम सहयोगी है जिसने कोविशील्ड का निर्माण किया था भारत में, और ये पुणे में स्थित है, और इसके CEO हैं आधार पूनावाला। कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। देखिए ये जो कोविशील्ड है ये भारतीय वैक्सीन नहीं है, इसको ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनेका कंपनी ने विकसित किया था। तो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है। किसके द्वारा विकसित की गई? भारत बायोटेक कंपनी, और भारत का जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ICMR, उसके द्वारा विकसित की गई थी। और ये जो भारत बायोटेक है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण इल्ला हैं। स्पुतनिक 5 ये रूस की वैक्सीन, भारत में जिसको ये जो तीसरी वैक्सीन थी कोविशील्ड कोवैक्सीन के बाद में तीसरी वैक्सीन जिसको मंजूरी दी गई, स्पुतनिक 5। इसके अलावा भी कई वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है, अब तो और भी मिल गई होगी, जैसे अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन की खासियत ये थी कि ये सिंगल डोज की आती हैं, और ये इनको बनाने का तरीका भी अलग अलग है जो कि मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा पतंजलि ने भी एक दवाई निकाली थी कोरोनिल नाम की, और काफ़ी विवादित रही थी वो, लेकिन आप नाम याद रख लें। जायकोव डी ये बच्चों के लिए आई। देखिए भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मंजूर की गई पहली वैक्सीन जायकोव डी। किसने विकसित किया इसको? जाइडस कैडिला।
ये एक पूरी कंपनी का नाम है इनका, जाइडस लाइफ साइंसेज, अहमदाबाद स्थित एक कंपनी है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पहली वैक्सीन जो भारत में मंजूर हुई वो जाइडस कैडिला की बनाई हुई जाइकोव डी थी। प्लाज्मा थेरेपी का नाम आपने सुना होगा, कोरोना के इलाज के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता था। रक्त से प्लाज्मा लेकर और इलाज किया जाता था जिसको पहले कोरोना हो चुका है उससे। तो कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल की गई एक थेरेपी थी प्लाज्मा थेरेपी। देश में पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 को दिल्ली में शुरू किया गया। पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में। इजराइल 15 जून 2021 को खुद को मास्क मुक्त देश घोषित किया। इसने कहा कि हमने पूरी तरीके से टीकाकरण कर लिया है और अब हम मास्क की अनिवार्यता नहीं रखेंगे। 15 जून 2021 को इजराइल पहला देश। हालांकि सभी डेट्स तो याद नहीं रहती, लेकिन वो जो महामारी घोषित करने वाली वगैरह है, ये इस प्रकार के पहले केसेस जाने की बातें हैं, वो सारी आपको याद रखनी है। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए इसके अलावा कई अन्य वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें कोवोवैक्स ये सीरम इंस्टीट्यूट की है, ये मतलब बच्चों के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरी कौन सी है जो पहले हमने देखी ली, कोविशील्ड। कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक ने बनाई है। जो इसका जो एडल्ट के लिए वैक्सीन है वो वैक्सीन है भारत बायोटेक की, उसका भी यही नाम है। कॉर्बेवैक्स ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद की एक कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे जिनको आप कह सकते हैं उनके लिए ये वैक्सीन जिनको भारत में मंजूरी दी जा चुकी है। वैक्सीन को बनाने का तरीका भी अलग अलग है। कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 दोनों वायरल वेक्टर बेस्ड हैं। देखिए 4 प्रकार के तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, आरएनए बेस्ड, डीएनए बेस्ड, वायरल वेक्टर बेस्ड और इनएक्टिव वायरस बेस्ड। तो कोविशील्ड और स्पुतनिक तो वायरल वेक्टर बेस्ड हैं। कोवैक्सीन कोरोना के इनएक्टिव वायरस से बनी है। जाइकोव डी डीएनए बेस्ड है और एक और होता है प्रोटीन बेस्ड, ये ज़्यादा चर्चा में नहीं रही, NVX-CoV 2373, ये प्रोटीन बेस्ड है। तो ये मूलतः 5 हो गए तरीके। भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी 2021 से। ये डेट तो निश्चित रूप से आपको याद रखनी पड़ेगी। और एम्स के एक कर्मचारी थे मनीष कुमार, उनको सबसे पहले भारत में वैक्सीन लगी। सबसे पहले किनको वैक्सीन लगाई गई थी? जो आवश्यक सेवाओं में हैं, जो मतलब फोर्स के लोग हैं या जो डॉक्टर्स हैं या जो भी मतलब चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सबसे पहले लगाई गई थी, जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई थी। 1 मार्च 2021 से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ। 1 अप्रैल 2021 से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हुआ। अब देखिए राजस्थान में टीकाकरण के यहाँ तक 4 चरण हो चुके थे, क्योंकि बीच में 1 फरवरी को भी राजस्थान में दूसरे चरण की शुरुआत की गई, क्योंकि जो जरूरी सेवाओं के थे लोग उनको पूरी मात्रा में टीकाकरण नहीं हो पाया था। तो 1 फरवरी को दूसरा चरण राजस्थान में शुरू किया गया, फिर 1 मार्च को तीसरा, 1 अप्रैल को चौथा, थोड़ा सा डिफरेंस है। 1 मई 2021 से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। पहले जो अधिक आयु के लोग थे 44 से ज़्यादा के, उनके लिए ही टीकाकरण चल रहा था। तो 1 मई से 18 से 44 के लिए। फिर 3 जनवरी 2022, काफ़ी बाद में, यानी इसी वर्ष 15 से 18 वर्ष की आयु के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। राजस्थान में भी, भारत में भी, मतलब पूरे भारत में। 16 मार्च 2022 से 12 से 14 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। 16 मार्च को, अभी जैसे स्कूलों में भी ये जो 3 जनवरी और 16 मार्च वाला अभियान है, ये राजस्थान के स्कूलों में भी खूब चला, क्योंकि 15 से 18 आयु वर्ग के और 12 से 14 आयु वर्ग के काफ़ी बच्चे होते हैं। 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज की शुरुआत होती है। देखिए 1 साल बाद में 10 जनवरी 2021 को टीकाकरण की शुरुआत होती है, 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज की शुरुआत होती है। मतलब 2 डोज देने के बाद में तीसरी डोज देने की शुरुआत की गई है। वैसे ये PDF मैंने अपनी जो ऐप है हिस्ट्री 360 उस पर पहले ही शेयर कर दी थी पिछले हफ्ते ही, क्योंकि मैंने पहले इसको तैयार कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर मैं एक कोर्स सा चल रहा है उसके अंदर डाल देता हूँ। ये पूरी वयस्क आबादी को टीकाकरण करने वाला पहला गांव भारत में वेयान जम्मू कश्मीर का एक गांव है, जिसने अपनी पूरी वयस्क आबादी को सबसे पहले टीका लगा दिया था। ऐसा पहला शहर है भुवनेश्वर उड़ीसा का, पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जहां पर सबसे पहले पूरी वयस्क आबादी को टीका लगाया गया। टीका उत्सव कब मनाया गया? 11 से 14 अप्रैल 2021 को मनाया गया। इसमें बड़ी मात्रा में भारत में अभियान चलाकर टीके लगाए गए थे। तो टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल 2021 को मनाया गया। ज़्यादा इसमें थोड़ा सा डीप हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक दे दिया गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीप हमें जाने की आवश्यकता नहीं थी। प्राण वायु और स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ ही है, ये सही लिखा है मैंने। ये इसरो द्वारा, जो भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा विकसित ये 3 वेंटिलेटर हैं।
वेंटिलेटर्स के नाम हैं। वंदे भारत मिशन, ये विदेशों में जो भारतीय फंस गए थे कोरोना के दौरान, उनको वापस लाने के लिए जो मिशन शुरू किया गया 7 से 13 मई 2020 को, इसको वंदे भारत मिशन नाम दिया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मई 2020 में ये नौसेना के द्वारा चलाया गया था। वंदे भारत मिशन में एयर जो है एयरफोर्स के द्वारा या भारतीय विमान कंपनियों के द्वारा लाए गए थे। ये मतलब जो नौसैनिक जहाज हैं उनके द्वारा लाए गए थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ये जब दूसरी लहर कोरोना की चली उस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आई तो विदेशों से ऑक्सीजन के कंटेनर लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 अभियान नौसेना द्वारा चलाया गया था। ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया था कि कोरोना की जो कड़ी है, चेन है, इसको तोड़ें। पीएम केयर फंड की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा 27 मार्च 2020 को की गई। इसमें जो भी दान देगा उसको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत टैक्स फ्री किया जाएगा, यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 80G के अंदर कोई भी दान देता है उसको टैक्स नहीं लगता है। राजस्थान के अंदर भी जो मुख्यमंत्री सहायता कोष बनाया गया कोविड के लिए, उसमें भी यदि कोई दान देता है तो 80G के तहत वो टैक्स फ्री होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कोरोना के दौरान ही लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए, अनाज उपलब्ध करवाने के लिए चलाई गई। तो 26 मार्च 2020 को शुरू की गई। इसके लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई। देखिए 1.7 और 1.70 एक ही बात होती है, या इसके आगे 50 जीरो लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस योजना के तहत 80 करोड़ भारतीयों को शुरुआत में 3 महीने के लिए 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम दाल देने का ऐलान किया गया था। बाद में समय समय पर इस योजना को आगे बढ़ाया गया, यानी 2 महीने बढ़ा दिया, 4 महीने बढ़ा दिया। 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के एक पैकेज की घोषणा की गई थी अर्थव्यवस्था के लिए, जो कि भारत की जीडीपी का लगभग 10% था। काफ़ी विवादित भी रहा है ये पैकेज। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि भी इसका पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके सारे जो पॉइंट्स वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे। कोविड-19 में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की गई कि इस दौरान यदि उनकी मृत्यु होती है कोविड ड्यूटी के दौरान तो उनको 50 लाख रुपए उनके परिवार को सहायता दी जाएगी, तो उनके लिए उनका इंश्योरेंस किया गया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, कोरोना के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया या जिनका एक ही माता पिता में से एक ही जीवित था, उसकी भी मृत्यु हो गई हो, तो उनके लिए ये योजनाएं शुरू की गई। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को की थी। इस योजना के तहत बालक बालिकाओं जिन्होंने 18 वर्ष से कम आयु में कोरोना के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, उन्हें प्रतिमाह मासिक भत्ता और 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख की एकमुश्त राशि प्रदान किए जाने का ऐलान किया। यहाँ पर मासिक भत्ता कितना मिलेगा उसका ऐलान नहीं किया गया था, उसका ऐलान अभी जस्ट कुछ दिन पहले किया गया है। 30 मई 2020 को मासिक सहायता घोषित की गई है कि 4,000 रुपये मिलेगी। बाकी 23 वर्ष की आयु तक तो ये मिलेगी ही, 23 साल की आयु होने पर 10 लाख रुपए एक साथ उनको दिए जाएंगे। इसके तहत 29 मई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पंजीकरण प्रक्रिया चली। इसमें कोविड में अपने माता पिता दोनों को खो देने वाले बच्चों या जिनके माता पिता में से एक जीवित था, उसका कोरोना के कारण निधन हो गया हो या गोद लेने वाले माता पिता की मृत्यु हो गई हो को पात्र माना गया। इस योजना में माता पिता की मृत्यु की तारीख देखिए इंपॉर्टेंट है, 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जिनकी मृत्यु हुई है उन्हीं के बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं। और इस दौरान यानी 31 ये जो मृत्यु हुई है उस समय बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। 18 से अधिक है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा इसमें और क्या दिया जाएगा, 4,000 रुपये तो मंथली सहायता हो गई। 23 साल का होने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य बीमा और संवाद हेल्पलाइन से भावनात्मक संबल मिलेगा, यानी वो बात करके उनको समझाया जाएगा, उनको ढाढ़स बंधाया जाएगा। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सरकार इन्हें एजुकेशन लोन दिलाने में भी हेल्प करेगी। ऐसी ही एक योजना राजस्थान में भी चली है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। प्रमुख ऐप, पोर्टल और वेबसाइट कोरोना रिलेटेड हैं ये सारे। कोविड टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट बनाएगी www.cowin.gov.in। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा एक ऐप थी कोविन। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। ये मतलब दिखाता था लोकेशन कि कोरोना पेशेंट आपसे कितनी दूर हो सकता है, सारी उसकी लोकेशन बताया करता था। तो कोविडग्रस्त लोगों को ट्रैक करने के लिए 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की गई थी। इसके अलावा इस पर एक 1922 नंबर पर आप मिस कॉल करके भी कॉल बैक किया जाता था आपको और जानकारी प्रदान की जाती थी। तो एक नंबर जारी किया गया था 1922।
कोरोना कवच ऐप, ये भी कोरोना के मरीजों को ट्रैक करने के लिए और यूज़र को ज़्यादा रिस्क वाले भागों में न जाने के लिए मतलब जानकारी देता था कि कहाँ पर कोरोना के मरीज जाते हैं। लगभग लगभग आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही थी। समाधान ऐप, इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया था। अब इसका नाम जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्वारंटाइन ऐप, वैसे तो क्वारंटाइन की स्पेलिंग दूसरी होती है लेकिन इस ऐप का नाम है क्वारंटाइन। ये आईआईटी मुंबई के द्वारा विकसित की गई थी। बम्बई लिख दिया मैंने नाम, पुराना नाम हो गया तो मुंबई कर लीजिए। सहयोग ऐप, ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। सोदार ऐप, ये गूगल के द्वारा बनाई गई थी। लगभग लगभग वही इसमें बातें थी लोकेशन बताने से संबंधित। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिए, जैसे आपने पीपीई किट का नाम सुना होगा, जिसे पहनकर मतलब डॉक्टर्स भी पहनते थे, या जिनको ऐसे जो मरीज जिनका अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता था मृत्यु के बाद में, तब भी इस प्रकार का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो उसके आसपास के लोग होते थे उनको दिया जाता था। क्वारंटाइन एक शब्द रहा, यानी दूसरे इलाकों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था। आइसोलेशन, जिसको मतलब जो संक्रमित हो गया है उसको अलग रखना, आइसोलेट करना। तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन दोनों अलग अलग शब्द हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा आपने सुना ही होगा, तो 2 गज की दूरी रखना। क्रिकेट में खिलाड़ियों द्वारा लार का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आईसीसी ने जो नए नियम बनाए, क्योंकि खिलाड़ियों ने आपने देखा होगा कि एक तरफ से गेंद को भारी करने के लिए वो मुंह में उंगलियां लगा के और लार लगा के और उसको भारी किया करते थे, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब कोई भी खिलाड़ी लार का यूज नहीं करेगा, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण का खतरा था। और ये अब ये स्थायी नियम बना दिया गया, ऐसा नहीं है कि कोरोना हट जाएगा तो इस नियम को वापस लागू कर दिया जाएगा। मतलब ये अब पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है कि अब लार का प्रयोग करना ही नहीं है। कोविड-19 संकट और समाधान, ये किताब लिखी कैलाश सत्यार्थी ने, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है पीछे। लॉकडाउन लिएजन, ये सोबा डे की पुस्तक श्रृंखला थी, यानी इसमें उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, छोटी छोटी 40-40, 50-50 पेज की। लॉकडाउन लिएजन। महामारी और उसका प्रबंधन, राजस्थान के संबंध में देखिए। राजस्थान में पहला मामला सामने आया 2 मार्च 2020 को जयपुर में। पूरे देश में लॉकडाउन कब लगा? 25 मार्च से 14 अप्रैल, यानी 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई। 22 मार्च को क्या था? जनता कर्फ्यू। और राजस्थान लॉकडाउन लगाने वाला देश का पहला राज्य था। जिस दिन जनता कर्फ्यू था राजस्थान ने उसी दिन से लॉकडाउन लगा दिया था, 22 मार्च से ही। तो राजस्थान लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य है। और भारत में लॉकडाउन 25 तारीख से शुरू हुआ है, राजस्थान में 22 से ही शुरू हो गया था। 27 मार्च 2020 को राजस्थान में कोरोना से पहली मृत्यु भीलवाड़ा में हुई। और उसके बाद में भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिस प्रकार से लोगों को ट्रैक किया जाना, प्रतिबंध लगाए जाने, वहाँ पर कड़ी सुरक्षा रखी गई। तो ये पूरे देश भर में ये जो मॉडल है इसकी प्रशंसा हुई और ये भीलवाड़ा मॉडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजकोप पोर्टल, देखिए आपको पता है कि कोरोना में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, तो वो परमिशन लेने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? राजकोप पोर्टल। राजस्थान में भी भारत की तरह ही 31 मई तक लॉकडाउन चला और 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक अनलॉक 1.0 जो सेंटर का था वही यहाँ पर है। लेकिन लॉकडाउन में आप दिनों की संख्या देखेंगे तो राजस्थान में दिनों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि 22 से शुरू हो गया था। मास्क की अनिवार्यता पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, जिसने मास्क को अनिवार्य वस्तु बना दिया, जरूरी कर दिया कोरोना के दौरान कि मास्क लगाना है, कानून बना दिया इसको लेकर। 2 नवंबर 2020 को विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक पारित किया गया। मास्क को अनिवार्य करने संबंधी विधेयक 2 नवंबर 2020 को विधानसभा में ऐसा विधेयक पारित किया गया। 2021 में भी 19 अप्रैल से 3 मई तक राजस्थान में कुछ पाबंदियां लगाई गई, जिसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया। जो दूसरी लहर आई थी उसके दौरान जो लॉकडाउन किया गया उसके लिए जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया, क्योंकि शुरू के लिए 15 दिन के लिए घोषणा की गई थी, तो पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। और विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया। 10 मई से 24 मई 2021 तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। जब केसेज की संख्या बढ़ने लगी, मृत्यु बहुत ज़्यादा होने लगी लोगों की, तो 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया था। 24 से 8 जून तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन किया गया। इसका नाम दिया गया उन्होंने लॉकडाउन को कि त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन, तो याद रखना इसको। प्लाज्मा बैंक, जैसे हमने पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में देखा, वैसे जयपुर में 24 जुलाई 2020 को और कोटा में 1 अगस्त 2020 को प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। कहाँ? जयपुर में पहले, दूसरे नंबर पर कोटा। बीकानेर, डोर टू डोर कोविड टीकाकरण का अभियान शुरू करने वाला न सिर्फ राजस्थान का बल्कि देश का ये पहला शहर था, यानी घर घर जाकर लोगों को टीका लगाया गया। और बीकानेर में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन मित्र बनाए गए। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, जैसे अभी हमने प्रधानमंत्री वाली योजना देखी थी, या मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना इसका एग्जैक्ट नाम है।
कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई। तो इसके तहत 3 प्रकार की योजनाएं हो गई। मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता, देखिए एक तो जो अनाथ हो गए बच्चे, एक जो महिला विधवा हो गई और एक जो विधवा महिला के बच्चे हैं, तो इसके लिए 3 प्रकार की योजनाएं हो गई। 12 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर इस योजना को लागू किया गया। कोरोना बाल सहायता, माता पिता दोनों की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई हो, या जैसा कि मैंने पहले बताया एक की मृत्यु पहले हो चुकी हो और दूसरी की कोरोना के कारण हो गई हो, यानी जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनको तत्काल 1 लाख रुपए का एक मुश्त अनुदान, मतलब 1 लाख रुपए की तो तुरंत सहायता दी जानी। 18 वर्ष की आयु तक, सेंटर में क्या था 23 वर्ष की आयु तक, यहाँ क्या है 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जबकि केंद्र इनको कितने दे रहा है 4,000 रुपये प्रति माह। प्रत्येक बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी, जबकि सेंटर के द्वारा 10 लाख रुपए की दी जाएगी 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विद्यालय छात्रावास के माध्यम से दी जाएगी। कॉलेज में अध्ययन करने वाले बच्चों की आवासीय सुविधाओं हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। ये योजना क्या है, राजस्थान की जो मैंने योजनाओं की PDF जारी की है उसमें बता दिया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उसमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी, भाई इनको पहले चयन किया जाए औरों से। मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता, जो महिलाएं हैं जिनके पति की डेथ हो गई इस दौरान, उनको 1 लाख रुपए की तो तुरंत सहायता दी जानी है। इसके अलावा उनकी पेंशन हेतु पात्रता धारित करने की अवधि में आजीवन 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी, हर महीने 1,500 आजीवन। मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता, जो विधवा महिलाएं हो गई हैं इस दौरान, उनके बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी 18 वर्ष तक। विधवा महिला के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय ड्रेस, पाठ्यपुस्तकें आदि हेतु 2,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। यानी कोई बच्चा आज उसके किसी विधवा का 12 साल का है तो हर महीने उसको 18 साल का होने तक 1,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 13वीं साल में, 14वीं साल में, 15वीं साल में हर साल 2,000 रुपये किताबों और ड्रेस वगैरह के लिए अलग से दिए जाएंगे। तो ये जो योजना है वो उनके लिए है जिनके पिता की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, और ये जो पहले वाली है मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता, ये उनके लिए है जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा बच्चों का चिन्हीकरण किया जाएगा। जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पात्र कौन है इसका ये डिसाइड कौन करेगा, जिला कलेक्टर। निःशुल्क अनाज वितरण, कोविड जैसा कि सेंटर में भी योजना थी। कोविड-19 आपदा के चलते चयनित पात्र लाभार्थियों के परिवारों को मई-जून 2020 में निःशुल्क गेहूं और चना वितरण के लिए इसे शुरू किया गया था। फिर अगस्त से नवंबर 2020 तक पुनः बढ़ाया गया, कई बार बढ़ा दिया गया बाद में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हो सके परिवारों को भी, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चलती है, उसमें भी यदि कोई परिवार चयनित नहीं है तो ऐसे परिवारों को भी 10 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं और 2 किलो प्रति परिवार चना उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। निःशुल्क यात्रा, राजस्थान पथ परिवहन निगम ने जब देखे बहुत मुद्दा भी उछला था, जो मजदूर वगैरह दिल्ली वगैरह से जा रहे थे उनको ट्रेनों की सुविधा नहीं मिली थी, तो उस दौरान राजस्थान ने निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाई थी। लगभग 5 लाख यात्रियों को उनके गृह जिले तक भेजा गया था। मोक्ष कलश योजना, यानी इस दौरान किसी के परिजनों की मृत्यु हो जाती है और वो हरिद्वार वगैरह में उनकी अस्थियों को बहाने के लिए ले जाते हैं, तो उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि वाहन वगैरह चल नहीं रहे थे। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने विशेष बसें चलाई, एक्सप्रेस बसों में फ्री यात्रा की अनुमति दी, जिसमें उस परिवार के 2 व्यक्ति अस्थि कलश लेकर हरिद्वार जा सकते हैं। इसको 22 अगस्त 2020 को मंजूरी दी गई थी। ज्ञानदूत कार्यक्रम, कोरोना की दूसरी लहर के कारण बंद पड़े कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पढ़ाई से वंचित विद्यार्थियों हेतु 9 जून 2021 को ऑनलाइन क्लासेस हेतु ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये दूसरी लहर की बात है और किसके लिए है ये, कॉलेज शिक्षा के लिए, जो उच्च शिक्षा है कॉलेजों में के लिए जो अवकाश चल रहा था उस दौरान। स्माइल कार्यक्रम, ये राजस्थान के सरकारी स्कूलों में चला है, तो ये आपके कोरोना के अंदर भी आता है और ये आपका जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसके अंदर भी आपका टॉपिक है। तो अप्रैल 2020 में शुरू किया गया ये कार्यक्रम। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का एक अभिनव नवाचारी कार्यक्रम है और घर बैठे विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की इसमें व्यवस्था की गई। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, प्रत्येक कक्षा का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उन पर नियमित वीडियो भेजे जाते थे, होमवर्क भेजा जाता था और एक सरकार ने अलग से यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसके माध्यम से वीडियो भी भेजे जाते थे। ई कक्षा नाम का यूट्यूब चैनल अभी भी है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। स्माइल का पूरा नाम क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। पीछे किसी एग्जाम में इसका पूरा नाम भी पूछा गया था।
इस शब्द का शाब्दिक आशय सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना है, यानी घर पर जो विद्यार्थी रह रहे हैं उनकी पढ़ाई टूटे नहीं, वो पढ़ाई से जुड़े रहें। नवंबर 2020 में स्माइल 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसके साथ ही ये कार्यक्रम शुरू किया गया आओ घर में सीखें, या कई बार आओ घर से सीखें भी लिखा हुआ मिल जाता है। 21 जून 2021 से, यानी जो नया सत्र शुरू हुआ 2021 में, उसमें स्माइल 3.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई और आओ घर से सीखें का पार्ट 2.0 भी कह सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई। इसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में अध्ययन सामग्री भेजी गई। इसके अलावा दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन और रेडियो पर शिक्षा वाणी कार्यक्रम शुरू किए गए। शिक्षा दर्शन किस पर है? दूरदर्शन पर। और रेडियो पर कौन सा है? शिक्षा वाणी। इसके अलावा रोजाना उनको अभ्यास क्विज भी भेजी जाती थी व्हाट्सएप पर, मतलब प्रश्न उत्तर दिए जाते थे, जैसे कि आप टेलीग्राम वगैरह पर देते हो उसी प्रकार के प्रश्न उत्तर दिए जाते थे विद्यार्थियों को, और क्विज कंप्लीट करनी होती थी। इसके अलावा चूंकि ये कोरोना से ही संबंधित नहीं है, ब्लैक फंगस का भी याद रख लेना। 19 मई 2021 को राजस्थान में ब्लैक फंगस, इसका नाम क्या है? म्यूकरमाइकोसिस, इसको महामारी घोषित किया गया। तो कहीं हम कोरोना पड़ जाएं और प्रश्न आ जाए ब्लैक फंगस का, तो 19 मई 2021 को राजस्थान में म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया गया था। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, मुझे लगी कि नया टॉपिक है और विद्यार्थियों को करवा देना चाहिए। और ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब देखिए ज़रूर करें, लाइक कमेंट भी कर दिया कीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट एंगेज होते हैं तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। धन्यवाद।